नाउ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन, ब्यूटेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ब्यूटेन इज CH3 CH2 CH2 CH3 जो यहाँ लिखा गया है ऐसे। अब अगर इसको मुझे सॉहर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा जैसे यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर बॉन्ड एंगल थीटा 0 डिग्री, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसको अगर हम न्यूमेंस में कन्वर्ट कर दें, CH3 को मैं मिथाइल से रिप्रेजेंट करूंगा, CH3 इज मिथाइल, Me से रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, मैं व्यूअर हूं ऐसे, इसको कंपाउंड को मैं ऐसे देख रहा हूं, तो एक फ्रंट कार्बन पर एक CH3 और 2 हाइड्रोजन, तो ये CH3 को मैंने मिथाइल से लिख दिया और 2 हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन के CH3 और H पैरेलल हैं, तो उस पीछे वाले कार्बन को हमने ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, सब पैरेलल हैं, तो मिथाइल के पैरेलल मिथाइल और H के पैरेलल H। बॉन्ड एंगल थीटा 0 डिग्री, एक कंप्लीट इक्लिप्स कन्फर्मर हो गया। अब इसको हम 60 के मल्टीपल में 180 डिग्री तक, 360 डिग्री तक रोटेट कराते जाएंगे। अभी बॉन्ड एंगल 0 डिग्री, अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो ऐसे बन जाएगा, दिस इज मिथाइल H NH, यहाँ ये मिथाइल आ गया, दिस इज H, यहाँ पर बॉन्ड एंगल थीटा 120 डिग्री, दिस इज मिथाइल H NH। अब ये दूसरा जो मिथाइल है वो H के पैरेलल आ गया, यहाँ पर मिथाइल आ गया, यहाँ पर H आ गया, और ये वाला H यहाँ आ गया। यहाँ बॉन्ड एंगल जो थीटा है दिस इज नाउ 120 डिग्री ऐसे। फिर 60 डिग्री का अगर रोटेशन हो जाए तो ऐसे बन गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर। रेड वाला तो कांस्टेंट है, दिस इज मिथाइल H NH, दिस इज मिथाइल H NH। यहाँ पर बॉन्ड एंगल थीटा 180 डिग्री हो गया। फिर 60 डिग्री अगर मैं रोटेट करा दूं तो जैसा अपने को पता है रेड वाले को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ये ऐसे बन गया, दिस इज मिथाइल H NH। अब ये वाला मिथाइल यहाँ आ गया, ये वाला H यहाँ आ गया और यहाँ पर H आ गया, ये मिथाइल H NH ऐसे। और फिर 60 डिग्री अगर घुमा दें हम, यहाँ पर थीटा जो हुआ वो 240 डिग्री, और फिर 60 डिग्री का अगर रोटेशन करा दिया जाए तो दिस इज मिथाइल H NH, यहाँ पर मिथाइल आ गया, दिस इज H NH, और यहाँ पर जो थीटा है वो 300 डिग्री, और फिर 60 डिग्री घुमाने पर 0 डिग्री और 360 डिग्री पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाएंगे। सो नाउ 0 डिग्री वाले के स्ट्रक्चर को हमें स्ट्रक्चर नंबर 1 एज्यूम कर लिए, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4, 5, 6, और 360 वाले को 7। हालांकि 1 और 7 दोनों सेम, 1 और 7 में सब एक दूसरे के कंप्लीट पैरेलल है, आइडेंटिकल ग्रुप, तो वो कंप्लीट इक्लिप्स स्टैगर्ड है, दिस इज इक्लिप्स। स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखिए, मिथाइल के पैरेलल H है, मिथाइल नहीं तो ये पार्शियल इक्लिप्स है, दिस इज पार्शियल इक्लिप्स।
स्ट्रक्चर नंबर 4 को आप देखिए, जिसमें मिथाइल के अपोजिट मिथाइल है, H के अपोजिट H है, ये तो ये कंप्लीट स्टैगर्ड, ऐसे कंप्लीट स्टैगर्ड कन्फर्मर जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो, उनको एंटी कन्फर्मर बोलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखिए आप, इसमें स्टैगर्ड तो है बट मिथाइल के अपोजिट मिथाइल नहीं H है, दो आइडेंटिकल ग्रुप मिथाइल के बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, तो इनको गॉच कन्फर्मर बोलते हैं। नाउ दिस इज गॉच, दिस गॉच कन्फर्मर। स्ट्रक्चर नंबर जो 5 है और वो एकदम 3 के समान है, तो दिस इज आल्सो पार्शियल इक्लिप्स, एंड दिस इज आल्सो गॉच कन्फर्मर, क्योंकि यहां भी दोनों मिथाइल के बीच बॉन्ड एंगल देखिए 60 डिग्री। अब अगर ये स्ट्रक्चर नंबर 1 to 7 के बीच स्टेबिलिटी और एनर्जी कंपेयर करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप ये देखें, सबसे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसमें आइडेंटिकल ग्रुप 180 डिग्री पर है, तो 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब बचा 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 में 2 की स्टेबिलिटी 1 और 3 से ज्यादा है। 1 और 3 में सारी वैलेंसीज पैरेलल, बट 2 में पैरेलल नहीं है, 2 में अपोजिट है। बट 2 की स्टेबिलिटी 4 से कम, क्योंकि 4 में आइडेंटिकल ग्रुप 180 डिग्री में है, यहाँ आइडेंटिकल ग्रुप 60 डिग्री के बीच में है, तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जो 2 और 6 है वो सेम है, 2 and 6 बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों पर मिथाइल के बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। अब 1 और 3 में 3 की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा, क्योंकि 1 में आइडेंटिकल ग्रुप पैरेलल है, 3 में डिफरेंट ग्रुप पैरेलल है, तो 3 में रिपल्सन कम होगा। और जो 3 है वही 5 है, और 1 और 7 की स्टेबिलिटी सबसे कम। अब जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, एनर्जी 1 और 7 की सबसे ज्यादा होगी, देन 3 and 5 की, देन 2 and 6, और सबसे कम एनर्जी 4 की। अब अगर इसमें भी बॉन्ड एंगल वर्सेस एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ये एनर्जी 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240, 300 एंड 360। तो आपने देखा कि सबसे कम एनर्जी स्ट्रक्चर नंबर 4 की है, यानी 180 डिग्री पर। स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिए 180 डिग्री पर था, और सबसे ज्यादा एनर्जी 1 और 7 की है, और 1 और 7 0 डिग्री और 360 डिग्री पर। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री की एनर्जी मैक्सिमम, ऐसे 4 से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी 2 और 6 की है, और 2 और 6 दोनों ही आप देखें 60 डिग्री और 300 डिग्री पर है। तो 4 से थोड़ी ज्यादा एनर्जी 2 और 6 जो कि 60 डिग्री और 300 डिग्री पर है, और 2 और 6 से ज्यादा एनर्जी 3 और 5 की है, और 3 और 5 की एनर्जी 1 और 7 से कम है। 3 और 5 120 और 240 डिग्री पर है, आप देखिए 3 और 5 120 एंड 240 पर। तो इसकी एनर्जी अब आप देखें ये और ऐसे होगी इस तरीके से। तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो 1 से 2 पर जाने पर एनर्जी ऐसे घटती है, 2 से 3 पर बढ़ती है, फिर ये ऐसे घट गई, ऐसे। तो आप देखें दिस इज स्ट्रक्चर, एनर्जी स्ट्रक्चर नंबर 1 की है, ये 7 की, ये 2 की है, और ये 6 की है, ये 3 की है, और ये 5 की है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 4 की एनर्जी। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी। अब गॉच और एंटी में पूछा जाए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो गॉच और एंटी में एंटी की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा होती है। एंटी और गॉच के अलावा जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो हाईली डिस्टेबलाइज होते हैं। सो कन्फर्मर्स other than NT and Gauch
are highly destabilized and so they are collectively known as skew conformer. तो एंटी और गॉस के अलावा जो अदर कन्फर्मर जो कि हाईली डीस्टेबलाइज हैं उनको कलेक्टिव एक नाम दे दिया जाता है कन्फर्मर, स्क्यू कन्फर्मर। तो जो इक्लिप्स है, पार्शियल इक्लिप्स है या और 60 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा जितने भी हर डिग्री वाले स्ट्रक्चर है उनका एक अलग से नाम दे दिया गया स्क्यू कन्फर्मर, जो कि हाईली डीस्टेबलाइज। और इन स्क्यू कन्फर्मर का मोल फ्रैक्शन नियरली 0 होता है। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्ट्रक्चर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच स्ट्रक्चर, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि बाकी सब हाईली डीस्टेबलाइज तो उनका मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। और एंटी और गॉच में स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, एंटी की गॉच की स्टेबिलिटी कम हो गई। अगर गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो वहां पर गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होती है। अगेन, अगर गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए या गॉच फॉर्म में अगर वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाए, तो गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होती है। जैसे मैं कुछ कंपाउंड लूं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH एंड CH2OH, इसके गॉच, दिस इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल, या इसको हम बोल सकते हैं 1,2 इथेन डाइऑल। गॉच फॉर्म जिसमें दोनों OH के बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा, दिस इज H OH, दूसरा कार्बन, यहां भी OH H NH, और एंटी जिसमें दोनों के बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, दिस इज OH H NH, यहां भी OH H NH। अब आप देखिए यहां हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल हो गया, H पे प्लस है, O पे माइनस है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अब गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। एंटी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस होना चाहिए। इस H पे प्लस है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह एक कंपाउंड मैंने ले लिया 2-फ्लोरोइथेनॉल, दिस इज CH2OH एंड CH2F, दिस इज 2-फ्लोरोइथेनॉल। अब 2-फ्लोरोइथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होती है। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज OH H NH, दिस इज H OH और F के बीच बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो गए। ऐसे ही यहां पर OH H NH, दिस इज F। अब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो अब गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर एंटी ज्यादा स्टेबलाइज, कहां पे गॉच ज्यादा स्टेबलाइज। अगर कंपाउंड 1,2-डाइक्लोरोइथेन है, दिस इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन, तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं सकता। और दिस इज Cl, दिस इज H NH, दिस इज Cl, दिस इज H NH। अब यहां दोनों Cl के बीच रिपल्सन होगा,
तो अब गॉच की स्टेबिलिटी कम, अब एंटी की स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें दोनों Cl 180 डिग्री पर होंगे। अब आप देखिए दोनों Cl अपोजिट हो गए। नाउ एंटी, दिस इज गॉच। अब एंटी की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा। तो जैसा मैंने बताया कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होती है, अगर नहीं है तो एंटी ही ज्यादा स्टेबलाइज होता है गॉच से। एंटी और गॉच के अलावा जितने अदर कन्फर्मर्स हैं वो हाईली डीस्टेबलाइज होते हैं, इसलिए उनको कलेक्टिव नाम एसक्यू कन्फर्मर दे दिया, और एसक्यू कन्फर्मर का मोल फ्रैक्शन 0 होता है। तो किसी कंपाउंड का, किसी कन्फर्मेशनल कंपाउंड का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, this is equal to dipole moment of gauge into mole fraction of gauge plus dipole moment of Nt into mole fraction of Nt। बाकी को हमने कंसीडर नहीं किया क्योंकि बाकी का मोल फ्रैक्शन ही 0 होता है। इस तरीके से अब जैसे एक कंपाउंड आपको दिया गया 1,2-डाइक्लोरोइथेन, दिस इज CH2Cl and CH2Cl, दिस वन। नाउ 1,2-डाइक्लोरोमीथेन का, 1,2-डाइक्लोरोइथेन का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 1 है, 1.0 डिवाई, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ Nt है दिस इज इक्वल टू 0.82। अब आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट म्यू गॉच कितना होगा, ये आप पता लगाएं। This is mu gauge into mole fraction of gauge. Sorry, this is mole fraction of gauge. तो mu net equal to mu gauge into mole fraction of gauge plus mu into mole fraction of Nt। तो पहले तो हम इस कंपाउंड के लिए एंटी कन्फर्मर स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ऐसे इसका एंटी कन्फर्म होगा, दिस इज Cl H NH, दिस इज Cl। अब इसका जो दोनों Cl हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डाइपोल इधर लगेगा, इसका डाइपोल इधर लगेगा, तो जो म्यू Nt है वो अपने आप 0 हो गए। नाउ नेट डाइपोल मोमेंट 1 डिवाइड दिया गया है। अब आप देखें कि नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ Nt इक्वल टू 0.82, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच इक्वल टू 1.0 माइनस 0.82 मीन्स 0.18, क्योंकि आपको ये फार्मूला यहाँ शुरू में बताया गया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ Nt प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच इक्वल टू 1, उसी बेसिस पर हमने कैलकुलेट किया। ना जो म्यू नेट है वो 1 डिवाई है, म्यू गॉच हमें कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच अपने को दिया गया 0.8 प्लस म्यू Nt 0 है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Nt, मोल फ्रैक्शन ऑफ Nt 0.82 दिया गया। अब जो म्यू गॉच होगा दिस इज इक्वल टू 1.00 अपॉन 0.18, नाउ दिस इज इक्वल टू 5.55 डिवाइड, सो ये आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन या डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सो अपने कोर्स में 2 कंपाउंड्स की कन्फर्मेशनल आइसोमर है, इथेन और ब्यूटेन, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया।